एस्पिरेंट्स वेलकम टू एस्पायर विद आनंद CSC यूट्यूब चैनल। अगर आपका ड्रीम अगले 40 दिनों में पढ़ के अच्छे तरीके से 85 प्लस स्कोर कर सके, जिससे कि आप यूपी ट्रिपल SC लोअर PCS एग्जामिनेशन में EO मंडी इंस्पेक्टर जैसे सम्मानित पोस्ट पा सके, इसके लिए अगले 40 दिनों में हमारी क्या रणनीति रहने वाली है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए ज़रूरी है उस परीक्षा को अच्छी तरीके से समझ लेना, जान लेना, फिर अपने अस्त्र शस्त्र लेकर उस परीक्षा में उतरना। मैं यहाँ पे आपको सिलेबस के हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक को डिकोड करूँगा, जिससे कि आपको व्यर्थ में भटकना ना पड़े, खूब सारा मटेरियल्स ना इकट्ठा करना पड़े जो मार्केट में बिक रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको सिंपल वर्ड में, सिंपल कॉन्सेप्ट अप्रोच के थ्रू सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सके। आइए सरसरी निगाह से हम इसको देखते हैं। सिलेबस 3 भागों में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अब सिलेबस को मैं अगर अच्छे तरीके से डिकोड करूं तो यूपी ट्रिपल SC लोअर PCS सिलेबस जो है वो यूपी ट्रिपल SC लोअर PCS कुछ सिलेबस जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में, पार्ट ए का ही 65 मार्क्स का है, पार्ट बी 15 मार्क्स का, पार्ट सी 20 मार्क्स का। पार्ट ए में GS के सब्जेक्ट्स हैं, पार्ट बी में कंप्यूटर साइंस के हैं और पार्ट सी में यूपी स्पेशल रिलेटेड पूछेगा। हालांकि आपको वीडियो बोरिंग ना लगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको समअप कर रहा हूँ, जिससे कि आपका समय वेस्ट ना हो। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए 65 मार्क्स है, पार्ट बी 15 मार्क्स, पार्ट सी 20 मार्क्स। अब इसे रणनीतिक तरीके से कैसे पढ़ें? अगर हम देखें तो पार्ट ए भले 65 मार्क्स का, लेकिन पार्ट ए खुद में 10 टॉपिक्स में, 10 सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है। पार्ट बी IT एंड कंप्यूटर साइंस में डिवाइडेड है और पार्ट सी तो यूपी स्पेशल है, भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ से। हमारा टारगेट है कि हम कैसे 85 प्लस स्कोर करें। क्वेश्चन एनालिसिस करने पे ये पता चल रहा है, या फिर ये गेस लगाया जा सकता है कि 65 से 70 क्वेश्चंस ईजी आएंगे, लेवल ईजी रहेंगे। 15 से 20 क्वेश्चंस मॉडरेट रहने वाले हैं और 10 क्वेश्चंस हार्ड होंगे। 65 से 70 क्वेश्चन तो लगभग सब कर लेगा। अगर 85 प्लस स्कोर करना है तो हमें रणनीतिक तरीके से कैसे इतने कम समय में तैयारी करें, जिससे कि हम अच्छा स्कोर कर सकें और अपने सपने को पूरा कर सकें। अगर बात करें हम पार्ट ए में GS के सब्जेक्ट हैं और 65 मार्क्स के हैं, और ये 65 मार्क्स हमको, 65 में हमको टारगेट लेके चलना है। 55 to 60 मार्क्स लाने ही लाने हैं और वो ईजिली अचीवेबल हैं। ये आप आराम से मेहनत करें तो पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आप कैसे प्राप्त करना है मैं रणनीतिक तरीके से आपको समझाऊंगा। आपसे अनुरोध है कि सिर्फ आप वीडियो देखें ना, बल्कि आप इसको लिखते भी चलें, इसका नोट्स बना लें, जिससे कि बार बार आपको स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, कैसे क्या करें, इसके लिए वीडियोस देख के आपको अपना समय ना व्यर्थ करना पड़े। सिलेबस के एक एक वर्ड को समझाने का समय अब आ गया है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास 5 मार्क्स का रहने वाला है। अब 5 मार्क्स का रहने वाला है और 40 दिन बचे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अब पूरा इतिहास चले पढ़ने लगे, NCERT पढ़ना ही है, लेकिन अब कम समय है। तो इंडियन हिस्ट्री भी 3 भागों में बांट सकते हैं हम, एंशिएंट इंडिया, मेडाइवल और मॉडर्न। एंशिएंट इंडिया में भी अब आपको पूरा एंशिएंट इंडिया नहीं पढ़ना है, इसमें भी स्पेसिफिक टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। जैसे कि पहला हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, समय की बर्बादी नहीं होगी।
वैदिक एज, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मौर्य गुप्ताज, संगम। इतना आपको करना है, इतना आपको बेसिक करके ही जाना है एनसीएंट में। और एनसीएंट में भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहने वाला है भैया, वो 2 टॉपिक रहने वाले हैं जहाँ से आपको क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे आसानी से, और 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको 1 से 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ से आगे की वीडियोज में हम पढ़ेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अभी सिलेबस को जान लेते हैं। मिडाइवल का अगर देखें तो मिडाइवल उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ लेना है, दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ लेना है। उसमें गुलाम वंश के अंतिम शासक संस्थापक क्या थे, ये सब कवर कराऊंगा। फिर मुगल्स, फिर भक्ति और सूफी मूवमेंट, भक्ति एवं सूफी मूवमेंट, आंदोलन कह लीजिए या मूवमेंट कह लीजिए, जो भी। फिर आप मॉडर्न इंडिया मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस बोला, 1-2 क्वेश्चन बोला। ये प्रोबेबिलिटी है कि आने के चांसेस है, एकदम श्योर सर्टेन कहना किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए मॉडर्न इंडिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें हमको सबसे पहले तो रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ना है। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 को यूपी स्पेशल से लिंक करके कैसे पढ़ना है कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर हो जाए और यूपी स्पेशल भी कवर हो जाए। यूपी स्पेशल यहाँ पे हमारा मेजर रिवोल्ट साइट्स क्या थे, कौन नेता था, कौन वहाँ का आयोजन करता था, और किसने वहाँ के आंदोलन का दमन किया। ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद हम फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे। उसके बाद आर्ट और कल्चर पढ़ेंगे, हल्का फुल्का। मैं सारे टॉपिक्स आपको कवर कराऊंगा। बस आप जान लीजिए कि क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम हॉल में आप एकदम से सुन्न अवस्था में ना जाएं कि अरे क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया है। फिर फेमस पर्सनालिटीज़, आपसे फिर बार बार कह रहा हूँ कि आप इसका नोट्स बना ली। हैंडराइटिंग मेरी थोड़ी बुरी है लेकिन चल सकता है। ये है पूरा इंडियन हिस्ट्री का एक क्रिस्प सा, एक छोटा सा सिलेबस, जिसमें मैंने डिकोड किया है कि आप कैसे पढ़ें। ये भले आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 दिखे, मेजर रिवोल्ट है, नेता कौन था, फ्रीडम स्ट्रगल, आर्ट एंड कल्चर, पर्सनालिटीज़। इसमें एक फेमस है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, जिसमें कि जो कि पॉलिटी का भी एक हिस्सा बनता है। लिंक करके पढ़ाई करने में जो मज़ा है, ये पॉलिटी का भी एक हिस्सा बनता है। यहाँ पे हम चार्टर एक्ट्स पढ़ेंगे। और क्यों चार्टर एक्ट्स लाए थे, मैं चार्टर एक्ट्स आपको गारंटी देता हूँ इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि चार्टर एक्ट्स आप कभी भूलेंगी नहीं। रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करूँगा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, चार्टर एक्ट सारा पढ़ा दूँगा आपको। फिर उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट्स जो आए थे, 1861 के तमाम सारे जो भी इंडियन काउंसिल एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और फिर फाइनली 15 अगस्त 1947, फिर 26 जनवरी 1950। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको कवर करा दूंगा, वो भी एकदम इंटरेस्टिंग मैनर में, एमसीक्यू टॉपिक बेस्ड में मैं आपको कराऊंगा। क्योंकि पेपर एमसीक्यू में होने वाला है तो ज़्यादा आपको भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा हिस्ट्री का सिलेबस। फिर उसके बाद हिस्ट्री में अगर हम थोड़ा और अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, 5 क्वेश्चंस आने हैं। आप देखिए 5 क्वेश्चंस के लिए आपको मेहनत कितना करना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री में ना आपको मैं समझाऊंगा कि ये आपका कहीं ना कहीं यूपी पीसीएस में भी आपको मदद करेगा। मॉडर्न हिस्ट्री में एक तो पहले हम पढ़ेंगे मॉडरेट्स, ठीक है, जो कि नरम दल वाले नेता हम लोग कहते थे, नरम दल के नेता। फिर हम आएंगे एक्सट्रीमिस्ट, जो कि गरम दल के नेता थे। फिर आते हैं रिवॉल्यूशनरी, आंदोलनकारी, जैसे कि भगत सिंह हो गए, जब सुखदेव जी हो गए। फिर उसके बाद हमारा आएगा गांधी एरा। फिर उसके बाद
एरा मतलब होता है समय, काल होता है। फिर उसके बाद हम आएंगे इंडिपेंडेंस जो हमारा मिला। फिर उसके बाद आएंगे सेशंस, कांग्रेस के सेशंस आपको ज़रूर मैं कराऊंगा, सारे कांग्रेस के सेशंस करा दूंगा, जिससे कि आपका क्वेश्चंस कहीं से भी हिस्ट्री में आए आप तुरंत कर लेंगे। एक्ट्स पढ़ा दूंगा, कमिटीज़ कितने बनी थी इन हिस्ट्री में, जैसे कि पील कमीशन हो गया, कमिटीज़ पील कमेटी हो गई। फिर आपको आगे पढ़ेंगे बटलर कमेटी किस लिए बनी थी, फिर आप पढ़ेंगे इंग्लिस्टन कमेटी किस लिए बनी थी। ये तमाम कमेटियाँ आपको मैं पढ़ाऊँगा। इल्बर्ट बिल किस लिए आया था, क्यों इम्पॉर्टेंट था, प्रेस एक्ट कब आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, ये सारे के सारे मैं आपको टॉपिक्स कवर करा दूँगा। अब मुझे लगता है कि इंडियन हिस्ट्री, एंशियंट इंडिया, मिडाइवल और मॉडर्न, हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है मैं ये सब बताऊंगा। ये बात हो गई इंडियन हिस्ट्री की। फिर अब बात करें हम इंडियन इकोनॉमी की। इंडियन इकोनॉमी और दूसरा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट। अब ये पार्ट ए में क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, 10 मार्क्स, आप समझ रहे हैं ना। और यहाँ से मैं आपको एक बात के लिए निश्चित करना चाहता हूँ या आश्वस्त करना चाहता हूँ, गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है, कि यहाँ से 10 मार्क्स में मेरा मोटो ये रहेगा कि आप 8 से 9 क्वेश्चंस एग्ज़ाम हॉल में करेक्टली करके आएँ। अब होगा या नहीं होगा ये तो एग्ज़ाम होने के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए आप भरोसा रखिए और एग्ज़ाम पे डेडिकेटेड होकर तैयारी करिए। इंडियन इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में हम शुरुआत करेंगे सबसे बेसिक चीज़ से, जिसमें हो गया एग्रीकल्चर, ये डाल लेते हैं एग्रीकल्चर। फिर आ गया इंडस्ट्रीज, सर्विसेज। अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ ले रहा है कि प्राइमरी सेक्टर कौन है, सेकेंडरी क्या है, टर्शियरी सेक्टर क्या है। ये क्वेश्चन एग्जांपल देके आपसे पूछ लेगा कि माइनिंग क्या है, आप क्या कर रहे हैं, तो ये माइनिंग प्राइमरी सेक्टर है। ऐसे क्वेश्चंस भी इजी बना सकता है। बैंकिंग आपको मैं अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा, चूँकि मैं यूपीएससी का भी छात्र हूँ, तो मैं आपको बैंकिंग अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा। बैंकिंग रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी टर्मिनोलॉजी है, सारे के सारे मैं समझा दूंगा आपको, वो भी एक एक लाइन में समझा दूंगा, जिससे कि आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े। रेपो रेट क्या होता है और इस समय रेपो रेट क्या चल रहा है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, CRR कितना चल रहा है, SLR क्या है, ये सारे के सारे बेसल नॉर्म्स क्या हैं, इस सब के सब मैं आपको कवर करा दूंगा। अभी आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। GDP और GNP दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और यहाँ पे कमिटीज़ बहुत सारे बनी हैं, इकोनॉमी में भी बहुत सारे कमिटीज़ बनी हैं, जैसे कि शांता कुमारन कमेटी बनी है, दलवाई कमेटी बनी है, रंगराजन कमेटी बनी है। सारे की सारे करा दूंगा कमिटीज़। और क्योंकि डायरेक्ट MCQ में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई किसानों का आय दुगना करने की कौन सी कमेटी है, तो उसमें सारे नाम दिए रहेंगे, दलवाई कमेटी है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आने के चांसेज हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप इसको कहीं लिख लीजिए कि आपको क्या पढ़ना है। फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसीज़, जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको बजट के बारे में भी समझा दूंगा, ताकि आपको क्वेश्चंस बजट के अगर मिले, बजट के क्वेश्चंस अगर आते हैं करंट अफेयर्स से या फिर यूपी स्पेशल, इन दोनों में अभी आपने देखा UPSSC ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्ज़ाम कराया, उसमें भर भर के बजट से सवाल थे। तो मैं बजट में आपको बजट कितने प्रकार का होता है, क्या क्या टर्म्स हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, सब के सब चीज़ मैं आपको समझा दूंगा उसमें। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी RBI की, इसमें RBI के निर्देशन में मॉनेटरी पॉलिसी करके हम इन्फ्लेशन को जो 4 ± 2% के
बीच में जो रखने का हमारा टारगेट है, कैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लागू करती है, कौन लोग होते हैं, कैसे उनकी नियुक्ति होती है, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। यहाँ रहा हमारा इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट के बारे में। कुछ आपको रिपोर्ट्स भी पूछ सकते हैं, इंडिसेस भी पूछ सकता है कि भाई कि ये रिपोर्ट, जैसे कि आरबीआई क्या रिपोर्ट जारी करती है। अभी बहुत फेमस न्यूज़ है कि आरबीआई ने सरप्लस अमाउंट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र किया है। वो किस किस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत ट्रांसफ़र किया है। क्वेश्चंस डायरेक्ट बनेंगे, क्योंकि यूपीएससी में तो भाई भर भर के क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कंसेप्ट वाइज, जिससे दिमाग हिल जाता है। हालांकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई आरबीआई ने गवर्नमेंट को कितना रुपया ट्रांसफ़र किया सरप्लस में, तो कितने लाख करोड़ ट्रांसफ़र किया, ये सब बताऊँगा मैं आपको। इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट करने के बाद अब हम इंडियन इकोनॉमी 2 था, तीसरे नंबर पे अगर हम आए तो जनरल साइंस 5 मार्क्स का है, और बहुत ही इजीली 5 में से 5 भी आप ला सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स के हों चाहे साइंस के हों। 5 मार्क्स का है, 5 के पाँचों क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, केमिस्ट्री बायोलॉजी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम मुझे लगते हैं कि 3 क्वेश्चंस तो यहाँ से आने ही चाहिए, एक एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। अब बायोलॉजी में क्या पढ़ना है हमें? बायोलॉजी में तो सबसे पहले हमको विटामिन्स सारे पते होने चाहिए। कौन वाटर सॉल्युबल है, मतलब पानी में कौन घुल जाता है, पानी में कौन घुलनशील है, और वसा में यानी कि फैट में कौन घुलनशील है। ठीक है, ये सारे विटामिन हमको आने चाहिए। वाटर सॉल्युबल विटामिन सी हो गए, ए हो गया, और ये वसा में कौन है, बी है, डी है, ये और भी सब हैं। मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा। फिर विटामिन्स की कमी से होने वाली, ये आपको आने चाहिए, विटामिन्स की कमी से होने वाली बीमारियां क्या हो सकती हैं, और उनके ज़्यादा होने से भी क्या बीमारियां हो सकती हैं, ये हमको पढ़ना है बायोलॉजी में। फिर उसके बाद हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री आयुष योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये सारी चीज़ें आनी है। बात रही फिजिक्स की, फिजिक्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉमन सेंस, अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रख के हल्का फुल्का मेरे वीडियोस देखते हैं, कॉमन सेंस का यूज करके, क्योंकि जनरल साइंस लिखा है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें हाई फाई साइंस पढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप पढ़िए, जो भी सोर्स रेफ़र कर रहे हैं आप बिल्कुल उसको रेफ़र करते रहिए, ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ना बंद कर देना है, आप पढ़ते रहिए। यहाँ पे मैं आपको कवर करा दूंगा हर एक टॉपिक से, जितने भी सिलेबस में वर्ड मेंशन किए हैं इसने साइंस में, मैं आपको सब बता दूंगा। इसमें अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में इसने मोशन मेंशन किया है। मोशन में न्यूटन का तीनों नियम पता होना चाहिए, सिंपल पूछ सकता है, न्यूटन की 3 लॉ। ज़्यादा कुछ आपको न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ जानना है कि भाई न्यूटन ने क्या बोला था। फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी, आपको यूनिट जान लेना है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या, किस यूनिट में मेजर होता है। सिंपल फार्मूला जान लेना है कि भाई V बराबर I/R होता है, बस ओम का नियम पढ़ लेना है। मैग्नेटिज्म भाई कि लोहा लकड़ ये सब पढ़ना है। हीट लाइट, केमिस्ट्री में मोस्ट प्रोबेबल है कि क्वेश्चंस आराम से 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, 1 से 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। केमिस्ट्री में एसिड, बेस, साल्ट, मेटल्स, पीरियोडिक टेबल, बस इतना ही आप कर लेंगे, मोर देन इनफ है। आप हालांकि पढ़ने का तो कोई लिमिट नहीं है, पढ़ते रहिए, लेकिन इतना आप करके जाइएगा, मैं आपको करा दूंगा ये भी। फिर बात है बायो मैंने आपको समझा ही दिया है कि बायो की अगर देखा जाए, मैंने आपको विटामिन पढ़ाई बता ही दिए कैसे करना है। बायो में अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, चैनल में है जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये भी मैं आपको बता दूंगा। डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी न्यूज़ में चल रहा है, ये भी पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद आते हैं हम जनरल साइंस के बाद चौथा जो टॉपिक हमको कवर करना है वो है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी 5 मार्क्स का आएगा,
और ज्योग्राफी को कैसे कवर करना है इसका भी हमारे पास फुल प्रूफ प्लान है, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। ज्योग्राफी 5 मार्क्स की है। मान लीजिए एक फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पहला ये लिख लेते हैं, बी वर्ल्ड ज्योग्राफी, सी इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, डी यूपी की ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, और ई मैप्स आपको आने चाहिए थोड़ा बहुत कि कौन सा लोकेशन कहाँ पर है स्थित, ये आपको आने चाहिए। फिजिकल ज्योग्राफी में अगर बात करें तो अर्थ का उत्पत्ति कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी क्या थी, बिग बैंग की थ्योरी क्या थी, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट क्या था, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट क्या था, ओशियंस एंड ओशियन करंट, अभी हाल फेमस में एल नीनो जो है, अभी इंडिया को मानसून को जिसने इफ़ेक्ट किया है, ये क्यों आता है, और एल नीनो ला नीना ये क्या होता है, ये भी हमको जान लेना, करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आते हैं कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, ओशंस कितने हैं। कॉन्टिनेंट्स 7, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं आप बताइए, 7 हैं कि 5 हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब मैं बात करता हूँ सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन है, ये हमको जानना होगा। एरिया वाइज उनको लगाना जानना होगा, ओशियंस जानना होगा, 5 ओशियंस के बारे में जानना होगा, ये बता दूंगा, सारी की सारी चीज़ें करा दूंगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ नहीं ज़्यादा मेजर मिनरल साइट्स जान लेने होंगे। अभी न्यूज़ में है हार्मुज स्ट्रेट क्या है, फिर गुल्फ ऑफ पर्सिया या फिर गुल्फ ऑफ ईडन क्या है, पर्सियन गुल्फ क्या है, ये कहाँ पे लोकेशन है, बस इतना ही हमको जानना है। इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय के बारे में हमको पढ़ना ही पढ़ना है, रिवर सिस्टम पढ़ना है, माउंटेन्स जो कि हिमालय में कवर हो ही जाएंगे, प्लेट्यूज जान लेने हैं हमको, घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इन दोनों को भी जान लेना है। ऐसे करके ज्योग्राफी भी हम कर सकते हैं। यूपी ज्योग्राफी तो यूपी स्पेशल में पढ़ा दूंगा। मैप्स का एक अलग सेशन फुल सेशन मैप का ले लूँगा, जिसमें कि अगर लोकेशन वाइज कुछ भी पूछता है तो मैं आपको बता दूंगा। चूँकि नंबर बहुत ही कांस्टेंट है तो हमको बहुत ही क्रिस्प तरीके से कम चीज़ें पढ़ के ज़्यादा कैसे स्कोर करें, मैं बार बार कर रहा हूँ, आप जो भी रिसोर्स रेफ़र कर रहे हैं उसको रेफ़र करते रहिए। यहाँ पे मैं सिलेबस डिकोड कर रहा हूँ आपको समझने के लिए कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर उसमें से कुछ छूटा है जो यहाँ पे आपको मिल रहा है तो आप उसका बेनिफिट ज़रूर लीजिए। फिर हम 5वां अगर बात करें तो हिंदी की बात करें, हिंदी बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाली है। क्यों? क्योंकि हिंदी का जो सिलेबस है वो यूपी SSSC के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, अगर उनके सिर्फ PYQs हम कर लें, PYQs कर लें तो मोस्टली है कि हमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जो कि मैं आगे आने वाले सेशंस में करा दूंगा। पर्यायवाची करा ही दूंगा, विलोम करा ही दूंगा, संधि भी करा ही दूंगा, इडियम्स जिसको कहते हैं मुहावरे, बार बार इंग्लिश में लिखने की आदत पड़ गई है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य शुद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पक्का यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर लीजिए, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चंस आप मान लीजिए, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन। आप कहेंगे सर क्वेश्चन 10 आने हैं, आप कह रहे 2-3, हम प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। मैं बोल दूँ नहीं यहाँ से एक आएगा, आप पढ़ना ही छोड़ देंगे। तो हिंदी के लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। हिंदी में मैं कह रहा हूँ कि हिंदी में फुल मार्क्स हम लोग लेके आएंगे। हिंदी में एक भी क्वेश्चन गलती नहीं करना, एक भी क्वेश्चन गलती नहीं करना है। मैं यहाँ पे हूँ आपके लिए, आप कमेंट में करके बताते रहिएगा कि कैसे क्या इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं। हालांकि जो भी चीज़ें मैं यहाँ बता रहा हूँ इसके पीछे कई दिनों का मेहनत है, चूँकि हमारा एग्ज़ाम भी 18 जुलाई को, इसलिए ज़्यादा समय नहीं दे पाए। देखिए अगर अब बात करें हम यहाँ पे तो इंडियन पॉलिटी 5 मार्क्स का,
यहाँ पे इंडियन पॉलिटी में क्या आने वाला है। इंडियन पॉलिटी में प्रियम्बल, फीचर्स, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए, मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप ले सकते हैं। जनरल साइंस, ये सारे टर्म आपको पढ़ाऊँगा। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में, फिर ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट। 10 मार्क्स का आएगा ये, 10 मार्क्स का। और बहुत ही लोग इसको इग्नोर करके चले जाते हैं, फिर 10 में से पाते हैं 3 से 4 नंबर, फिर वही है कि कट ऑफ गया 85 प्लस और पाए हैं 80 और कहेंगे सर 5 नंबर से रह गया। तो नहीं, इस बार ये नहीं करना है हमको। ईओ, मंडी इंस्पेक्टर, अपने ड्रीम जॉब लेके ही रहना है। इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा फौना, नेशनल पार्क्स, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जितने भी इसमें टॉपिक्स है सब टॉपिक्स से मैं निकाल के आपको क्रिस्प तरीके से 50-50 क्वेश्चन। इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी है ना, मैं आपको 50 एमसीक्यू करा दूंगा। क्वेश्चन कहीं से बनाए, क्वेश्चन फंसने हैं। करंट अफेयर्स बहुत ही डायनेमिक है, करंट अफेयर्स के लिए अलग सेशन करूंगा। आप अभी जो भी मटेरियल रिफ़र कर रहे हैं करते रहिए। कंप्यूटर एंड आईटी, कंप्यूटर्स भैया, कंप्यूटर जो है 15 मार्क्स का आने वाला है कंप्यूटर। और कंप्यूटर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। कंप्यूटर में आपको इतने अच्छे तरीके से कराऊंगा कि 15 मार्क्स में आप आराम से 12-13 मार्क्स ला सकते हैं। इसके लिए आपको डेडिकेशन, मेहनत, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी। यूपी स्पेशल 20 मार्क्स का, इसमें आपको मैं बताऊंगा कि यूपी ट्रिपल एससी पिछले कुछ वर्षों में, आप पिछले जो भी एग्जाम्स में, जैसे लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम हुआ, यूपी स्पेशल, उसमें किस प्रकार से पूछा। बजट के क्वेश्चंस, बजट, यूपी का बजट आपको थोरोली पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस हर बार देखे जा रहे हैं। और पार्क्स, कब कौन पार्क्स बने यहाँ पे यूपी में, कौन सा स्कीम चल रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है, हमारी यूपी सरकार के क्या स्कीम्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा। फिर जनरल हिंदी, हिंदी व्याकरण, पर्यायवाची विलोम, ये सारे मैं आपको करा दूंगा। ये रहा हमारा सिलेबस। अब आते हैं हम इसको कवर कैसे करेंगे। सिलेबस तो हम समझ लिए, अब अभी इसमें 2 चीज़ और बचा है, एक मैथमेटिक्स और एक जनरल इंटेलिजेंस। आप इसके लिए बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा दूंगा, जनरल इंटेलिजेंस भी, इसके लिए भी अलग अलग सेशन लूँगा। 4 से 5 सेशन में, ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूँगा। 4 से 5 सेशन में आपका मैथमेटिक्स करवा दूंगा रिवाइज, पूरा कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा। और जनरल इंटेलिजेंस में भी आपका सेशन लेके, इसमें मुझे लगता है 3 से 4 सेशंस में हमने प्लान किया हुआ है आपको कंप्लीट रिवाइज। क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, यहाँ पे हम लोगों के कई दोस्त हैं जो मिलकर इस मटेरियल को तैयार करने में लगे हुए हैं, तो हमारी तरफ से बेस्ट पॉसिबल मटेरियल आपको दिया जाएगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्किल करें। फिर बाद में हम आपको जैसे कि 12 टॉपिक्स 100 मार्क्स, हम आपको 12 पेज लास्ट में पढ़ाने के बाद 12 पेज देंगे, हर टॉपिक के 1 पेज लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, जिससे कि आपका बर्डन लो बर्डन रहे और हाई इम्पैक्ट मार्क रहे, आपका हाई इम्पैक्टफुल मार्क आप पाएँ 85 प्लस। तो आप मान के ही चलिए कि आपको अगर ईओ मंडी इंस्पेक्टर या फिर जो भी पोस्ट आप चाहते हैं, अच्छे जगह जाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। तो ये रहा। अब हम जान लेते हैं कि आज तारीख है 11 जुलाई 2026, पेपर हमारा 23 अगस्त प्रस्तावित है 2026। लगभग 40 डेज हैं हमारे पास। इन 40 दिनों में मैं आपको बता रहा हूँ, रोज़ डेली आपको बस इस चैनल पे आधे घंटे का 30 मिनट का मैं वीडियो अपलोड करूँगा। आप आइए, MCQ बेस्ड रहेगा, हर टॉपिक को मैं डिकोड करूँगा, हर वर्ड से मैं 50 MCQ हर टॉपिक का
टॉपिक जो दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए बायोडाइवर्सिटी है, मान लीजिए इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एक टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। तो मैं बायोडाइवर्सिटी, अब उसने बायोडाइवर्सिटी लिख दिया, अब बायोडाइवर्सिटी से मैं 50 MCQ आपको लेके आऊँगा। इसमें MCQ में मैं PYQs में भरोसा तो करता ही हूँ, मैं FYQ क्या है, फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस, मतलब कि फ्यूचर में क्वेश्चंस आने की जो पोटेंशियल है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। चूँकि इस सेशन को बनाने में समझने के लिए हम लोगों ने कई सारी UPSSC लोअर PCS UPSSC के द्वारा और भी एग्ज़ाम्स कराएगा, उसको एनालिसिस किया, उसको समझा, उसको अच्छी तरीके से समझने के बाद आपको किस तरीके से कम समय में ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने की कोशिश करने के लिए हम लोग ये चैनल लेके आए हैं। हालांकि आज ही इस चैनल को हम लोगों ने डिसाइड किया लॉन्च किया जाए, जिससे कि बच्चों को मदद मिल सके और आपको यहाँ कोई पैसा देने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी जगह आए हैं, आपका 40 डेज डेली चैनल पे आप 30 मिनट आपको बस MCQ बेस्ड देखना है। आप खाते हुए देख लीजिए या बैठ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, देख सकते हैं। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी से 50 MCQ, जिसमें PYQs रहेंगे, FYQs रहेंगे। हम फोकस ये रहेगा कि कंटेम्प्रेरी, मतलब कि समकालीन समय में, मतलब कि जो करंट में चल रहा है, सिंपल वर्ड में बोले तो करंट में इश्यूज चल रहे हैं। क्वेश्चंस आखिर भाई एग्जामिनर क्वेश्चन क्यों बनाएगा, करंट इशू में अगर कोई हो रहा है उससे रिलेट करके मैं आपको सारी की सारी चीज़ें एक प्रॉपर और एक इंटीग्रेटेड तरीके में दूंगा। अब क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए बायोडाइवर्सिटी उसने दिया हुआ है, पूछ ले कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तब तो आप कहेंगे कि भाई ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन भाई उसने कुछ भी एब्सर्ड या कुछ भी बाहर जाके नहीं पूछा है, उसने बायोडाइवर्सिटी दिया हुआ था। तो ये हमारा कर्तव्य था कि भाई हम जान लें नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो ये चेन्नई में है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये चेन्नई में है, ये हमको जानना पड़ेगा। फिर उसके बाद इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक्स सीटू क्या होता है, ये सारे आपको स्पेशली आपको कोई थ्योरी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। MCQ के माध्यम से ही मैं आपको रिवाइज करा दूंगा और इसमें ही मैं आपको टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। 3 चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। ये चूँकि मेरा MSc बैकग्राउंड है तो मैं आपको ये तीनों गारंटेड अच्छी तरीके से समझा दूंगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा मदद मिलेगा और बाकी कैंडिडेट्स जो हैं उनसे आप लीड कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले 40 दिनों में मैं रोज़ आपको आधे घंटे का वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आप देख करके आप एक रिवीजन कर लेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि ये कंटेंट्स कहीं से चुराए हुए हैं या फिर कहीं से हमने लेके कॉपी कट पेस्ट कर दिया, नहीं, ये हम जेन्युइन तरीके से पूरा PYQs एनालिसिस करके हर एक सिलेबस को, हर एक वर्ड को समझ के मैं आपके लिए क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आऊँगा, जिससे कि आपको बस एक सरसरी निगाह से देख लें, ताकि आप अगर 60 to 65 मार्क्स अगर अभी आप पा रहे हैं तो बाकी कहने को तो बस 20 मार्क्स और लाने हैं, लेकिन इसी 20 मार्क्स को लाने में 40 दिन का समय लगेगा आपको, 40 दिन का समय आपको लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रहेंगे, डेडिकेटेड होकर पढ़ेंगे, तो अगर 40 दिन आप सब कुछ भूल जाइए भाई। आप 40 दिन, आपके 40 दिन आप मान लीजिए कि ये आपके लाइफ चेंजिंग डेज हैं, लाइफ चेंजिंग डेज हैं भाई। आप इसको बिल्कुल इन 40 दिनों में आपका क्या हुआ, आपका ब्रेकअप हुआ है, आपका फैमिली इशू है, आपका क्या प्रॉब्लम है, पर्सनल इशू है, हेल्थ इशू है, भाई मैं कह रहा हूँ सब भूल जाओ। जब मैं बता रहा हूँ, जब हम लोग UPSC की तैयारी करते हैं यहाँ पे ना वारन में, ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में, बता रहा हूँ भाई, प्रीलिम्स के टाइम हम लोग हालत ख़राब रहती है भाई, कुछ भी हो जाए खाने का समय नहीं मिलता है, हम लोग दिन रात लगे रहते हैं। तो आप 40 दिन, आप उसके बाद ऐश करिएगा, एंजॉय करिएगा, घूमिएगा। आप 40 दिन सिंपल तरीका है, ज़्यादा मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ, 7 से 8 घंटे भाई, केवल 7 से 8 घंटे आप सेल्फ स्टडी करिए। और जितना भी मटेरियल है, जो भी आप मटेरियल है
प्लीज़ कह रहा हूँ, आप 10 बुक पढ़ने मत जाइए, 10 बुक मत पढ़ने जाइए कि आज ये यूट्यूब दिखा तो इसका पढ़ लें। आप मत पढ़िए, एक बुक, एक लेक्चर, रिवाइज, ये आप करिए। बस मल्टीपल टाइम करिए आप इसको कई बार करना है, मल्टीपल टाइम आपको करना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एग्ज़ाम का टेम्परामेंट कैसा होगा कैसा नहीं होगा ये हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो आपकी भी है कि आप मेहनत लगन के साथ पढ़ते रहिए, क्योंकि भाई एग्ज़ाम्स एकदम अनसर्टेन हो चुका है। यूपी ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम्स अगर प्रीवियस ट्रेंड देखें तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए हैं, जिससे कट ऑफ बहुत हाई चले गए हैं, तो हमारे चांसेस कम हो गए हैं सिलेक्शन के। भले पेपर इजी आ रहा है लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो सिलेक्शन लेने के लिए हमको 85 प्लस लाना ही पड़ेगा। अगर इसके नीचे आप सोच रहे हैं तो भैया जाइए, एंजॉय करिए, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर आप फोकस्ड हैं, डेडिकेटेड हैं, आप अपने अगला 40 दिन आप सब कुछ भूल कर देने वाले हैं, तो यकीन मानिए आपका अगले 40 दिनों में बहुत आगे निकलने वाले हैं। अपना ड्रीम जॉब अचीव कर लेंगे, अपने माता पिता के सपनों को अचीव कर लेंगे। और भाई कोई अगर इंतज़ार कर रही या कर रहा होगा तो उसमें भी बाधाएं नहीं आएंगी। बाकी ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी और उससे रिलेटेड MCQs। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का धन्यवाद एस्पायर विथ आनंद CSC के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो तो छोटा भाई समझ के क्षमा करने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत।